नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सरकार के सारथी में। तो आज राजस्थान सरकार में 11 नए कैबिनेट मंत्री और 4 नए राज्य मंत्री शामिल हो गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ देर पहले हुआ था राजभवन में और इसके बाद ये माना जा रहा है कि काफ़ी कुछ लोग संतुष्ट हुए हैं। जो नाराज़ धड़ा माना जा रहा था उसे मनाने की एक कवायद भर मानी जा रही है। हालांकि कुछ लोग अभी असंतुष्ट हैं, लेकिन जवाब मिल रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों का पूरा दौर अभी बाकी है। सभी को एडजस्ट किया जाएगा और सभी को संतुष्ट करके सरकार 2023 के मिशन की तरफ आगे बढ़ेगी। आज राजभवन में एक जलसा हुआ और इसमें 11 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र इस मौके पर मौजूद रहे और सभी ने जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली काफ़ी संतुष्ट नजर आए। वो धड़ा उनके समर्थक भी काफ़ी संतुष्ट नजर आए, गाए बगाए। कुछ लोग नाराज नजर आए हैं, हालांकि खुलकर उन्होंने नहीं कहा कि वो नाराज हैं या वो धड़ा नाराज है, लेकिन इतना जरूर कहा कि सरकार के बुरे वक्त में जिन्होंने साथ दिया था उनका भी ध्यान समय रहते सरकार को रखना चाहिए था और उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भी आज ताजपोशी होगी। ये दीगर बात है कि आज उन्हें कुछ नहीं मिल पाया। उनके समर्थकों में इस बात को लेकर नाराज़गी है और सरकार की तरफ से इस तरह की बात सामने आ रही है। जैसा अजय माकन राजस्थान के प्रभारी कांग्रेस के हैं, वो कह रहे थे कि परफॉर्मेंस के आधार पर अभी और गुंजाइश है। कुछ लोग जो संगठन में काम करने के इच्छुक होंगे उन्हें संगठन में एडजस्ट किया जाएगा और जो मंत्रिमंडल में शामिल करने योग्य होंगे उन्हें और मौका दिया जाएगा। तो इसी आज जो पूरा घटनाक्रम रहा है, आज जो जिस तरह का जलसा हुआ है, इसी के समग्र विश्लेषण के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी हरीश पाराशर जी। उनसे जानते हैं किस तरह से देखते हैं इस पूरे आज के इस जलसे से लेकर और जो पिछले 1 साल से जिस तरह की मान मनोबल का दौर चल रहा था, गिले शिकवों का दौर चल रहा था, समग्र विश्लेषण आप किस तरह से देखिए अभिषेक, जो मूल संघर्ष शुरू हुआ था, सत्ता संघर्ष आप उसको कह सकते हो और असंतोष आप उसको कह सकते हो, वो बात सवाल उठाया था सचिन पायलट ने कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जाती। पहला सवाल जी। दूसरा सवाल ये कि सरकार ने जो जनता से वादे किए वो पूरे होने चाहिए। 2 अहम बातें थी और वही बातें पिछले साल 1.5 साल से इस पूरे एपिसोड में चलती रही। उसमें तमाम चीज़ें हमने देखी कि किस तरह से जो है मंत्री परिषद से जो है सचिन पायलट को, विश्वेंद्र सिंह को, रमेश मीना को बर्खास्त होना पड़ा और सचिन पायलट को तो अध्यक्ष पद की कुर्सी से भी एक तरह से बर्खास्त की हुई। और उसके बाद ये लगने लग गया था कि ये असंतुष्ट गतिविधियां अब और बढ़ने वाली है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी उसमें आरोप में आई थी कि भारतीय जनता पार्टी मानेसर कैंप जो था, जिस तरह से वहाँ लोग गुड़गांव में मानेसर में ठहरे हुए थे, उसके लिए अशोक गहलोत खुद कह रहे थे बार बार कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है कि उनकी सरकार को अस्थिर किया जाए। लेकिन जो इस पूरे एपिसोड के हीरो थे, जिसको मैं कहना चाहूँगा सचिन पायलट, उन्होंने अगर आज ये कहा है अपने प्रदेश मुख्यालय में जाने से पहले जो उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उसमें कहा कि आला कमान ने तमाम पक्षों को बात की है, तमाम पक्षों से राय मशविरा किया है और उसके बाद ही सहमति दर्ज की है। तो जाहिर तौर पे ये तो माना जाना चाहिए कि ये जो फैसला है मंत्री में कौन बनेगा, कौन हटेगा, किसका क्या होगा, ये सूची जो है अशोक गहलोत की सूची नहीं है, ये सचिन पायलट की सूची नहीं है, ये आला कमान की सूची है। और खुद आज जब जो बात हो रही थी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा, वो कह रहे थे तो उन्होंने भी यही कहा कि अजय माकन जी संदेश लेकर आए आला कमान का। तो आप समझ लीजिए इसको कि ये जो सूची है ये न संतुष्ट की थी न असंतुष्ट की थी, ये एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश थी और उसी कोशिश के तहत आला कमान ने काफ़ी मशविरा किया। 2 बार सीएम खुद अशोक गहलोत दिल्ली गए, बाद में सचिन पायलट भी 2-3 बार मुलाकात करते रहे और कभी प्रियंका से मुलाकात हुई, कभी राहुल गांधी से मुलाकात हुई, तो कभी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। और नतीजा जो सामने आ रहा है उससे लगता है कि जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही है वो कहीं न कहीं कोशिश की है मुख्यमंत्री ने भी और आला कमान ने भी। आपके सोशल इंजीनियरिंग की आपने बात यहाँ पर कही, तो यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे आपसे कि एक ब्राह्मण चेहरा रुखसत हुआ है मंत्रिमंडल से, रघु शर्मा, और दूसरा मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है महेश जोशी। मुख्य सचेतक का पद खाली हुआ है, निश्चित तौर पर वहाँ किसी को एडजस्ट किया जाएगा। और रघु शर्मा को लेकर भी कहा गया कि काफ़ी पहले से इस तरह के संकेत मिल रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ये बात कह रहे थे कि कोरोना काल में बहुत अच्छा काम हुआ है और कामकाज की भी उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की और वो प्रशंसा करते भी रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। लेकिन ये कहकर कि गुजरात
का प्रभार उन्हें दिया गया है, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और अब उन्हें विदाई दी गई है एक तरह से मंत्रिमंडल से। तो इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? देखिए, तीनों ही आप जिम्मेदार मंत्री थे, तीनों ही रेवेन्यू, एजुकेशन और मेडिकल, और तीनों के जो मिनिस्टर थे, तीनों के लिए जो आधार बनाया गया इनको बाहर करने का, वो सीधा सीधा ये था कि संगठन के लिए काम करेंगे। और जाहिर तौर पे जो ही हरीश चौधरी को पंजाब का प्रभारी बनाया, उन्होंने कह दिया कि अब मैं मंत्री नहीं रहना जाना चाहता। और ये मुझे लगता है कि ये जो चिंगारी है ये सुलगाई थी हरीश चौधरी ने। हरीश चौधरी ने ये बात कह करके दूसरे लोगों को भी दबाव में ला दिया कि वो अब मंत्री नहीं बने रह सकते। सवाल इस बात का है कि अब मान लो रघु शर्मा को क्यों हटाया गया, तो क्या प्रभारी बनने के बाद उनके ऊपर इतना बोझ आ जाता? निश्चित रूप से आता था, क्योंकि चुनाव वाला स्टेट है जी। तो बोझ तो आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये भी एक कारण था जिसकी वजह से ये निर्णय लेना पड़ा कि जो कोरोना के दौर में जो शिकायतें आ रही थी, जो बार बार कहा जा रहा था कि ठीक से काम नहीं हो रहा, जी। उसको लेकर के भी शायद उनको हटाने का कारण रहा हो। हालांकि ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ये कभी नहीं कहा जाता कि किसी मंत्री को क्यों हटाया गया और क्यों रखा गया, ये होना चाहिए। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा की जहां बात आई थी तो वहां पर एक पद एक व्यक्ति सिद्धांत की बात सामने आ गई थी और ये कहकर उन्होंने रास्ता तैयार कर लिया था कि एक व्यक्ति, अभी जब बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हो रहा था तो मुख्यमंत्री ने वहां भी कहा कि लग रहा है कि उनका विदाई समारोह हो रहा है। तो कई तरह से इस तरह के संकेत मिलते रहे थे और ये बात समझ में भी आई कि हाँ, एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत पार्टी में चल रहा है तो निश्चित तौर पर इसके नाम पर। लेकिन रघु शर्मा और जो चौधरी हैं, हरीश चौधरी, उनके नाम पर इस तरह की कोई बात, जैसा आपने कही है कि बड़ा प्रभार है और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें। क्योंकि चुनाव वाले राज्य हैं दोनों, पंजाब भी चुनाव होने हैं और गुजरात में भी चुनाव होने हैं देर सबेर, तो इसलिए ये तो बात सही है कि अगर आप प्रभार दे रहे हो तो फिर वो अपने मौजूदा दायित्व से न्याय नहीं कर सकता। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि हमें इनके इतर कारणों को भी ढूंढना चाहिए कि आखिर किसी को मंत्री पद से बाहर क्यों किया गया। खास तौर से चिकित्सा जैसा अहम महकमा जो संभाल रहे थे, जिनकी आप पूरे गुणगान गा रहे थे कि नहीं बहुत अच्छा काम किया है, तो अगर वो भी कोई कारण है तो सरकारों को, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, उनको खुलासा करना ही चाहिए कि किसी मंत्री को क्यों रखा गया, क्यों हटाया गया, ये सवाल जरूरी है। और सर, जिस तरह से पायलट खेमा, हालांकि पायलट खुद इनकार कर रहे थे, अभी जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई धड़ा नहीं है, कोई खेमा नहीं है, कोई अलग अलग नहीं है, सब एक है। लेकिन जिस तरह का चर्चाएं रहती हैं कि वो फलाना धड़ा है, तो उनके लोगों को जब नियुक्ति मिल गई, उनको मंत्री बना दिया गया, तो आगे आने वाले समय में पायलट की खुद की भूमिका क्या रहने वाली है, कैसी रहने वाली है? देखिए, ये भूमिका किसकी क्या रहेगी ये तो आलाकमान ही तय करेगा, ये बात सब कहते हैं। खुद सचिन पायलट भी कह चुके कि मैं कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। लेकिन आप ये तो मान के चलिए कि सत्ता में अब पायलट की भूमिका केवल उसी तरह से रहेगी जिस तरह से उनके जो समर्थक माने जाने वाले लोग हैं वो हैं। लेकिन सचिन पायलट का जो रोल है, सचिन पायलट की जो भूमिका है संगठन के रूप में, एक अच्छे नेता के रूप में, उसको आप अलग नहीं कर सकते। आपने देखा होगा आज भी जब प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में लोग बैठे हुए थे तो सचिन पायलट को बराबर बैठाया गया। सचिन पायलट की चेयर उसी लाइन में थी जिस लाइन में अजय माकन बैठे हुए थे, जिस लाइन में सीएम बैठे हुए थे, जिस लाइन में प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए थे। तो अगर उनको आप सामान्य विधायक के रूप में आंकोगे जब तो वो हो सकता है कि सामने बैठते, लेकिन चूँकि उनका कद वो हमने देखा है कि किस तरह से जब वो दौरों पर थे तो उनका स्वागत हुआ, तो सचिन पायलट का ओहरा कम नहीं हुआ है। लेकिन ये सवाल ज़रूर है कि इस पूरी बंदरबाट के अंदर कि किसको लाभ मिला, किसको नुकसान हुआ, क्योंकि खेमेबाजी तो आज भी कायम है। भले ही लोग ये कह दें कि ये अब हमारे यहाँ कोई खेमा नहीं, हमारे एक ही खेमा है, सोनिया गांधी का खेमा, ये बार बार कहते हैं कांग्रेस के लोग। लेकिन वो खेमेबाजी जो दरार, जिस तरह के साल डेढ़ साल में जो मनमुटाव हुए, साल डेढ़ साल में जो बातें हुई, एक दूसरे को नालायक नकारा करने की जो बातें हुई, वो चुभन न तो अशोक गहलोत उसको दूर कर पाएंगे और न उसको सचिन पायलट उसको भुला पाएंगे। तो एक तरह से कहा जाए, ये माना जाए, आप जो कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार जो कहा जा रहा था वो शायद अब भूमिका नहीं दिखेगी। देखिए, अब तो उप मुख्यमंत्री का कोई पद ही नहीं रखा। जी। और अगर ऐसा होता तो आज संभवतः ये घोषणा जरूर की जाती होती। हालांकि मंत्री, जो भी कैबिनेट मंत्री शपथ लेता है वो उप मुख्यमंत्री के रूप में नहीं लेता, वो कैबिनेट मंत्री के रूप में लेता है, मंत्री के रूप में लेता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो हो सकता है एक दो नाम उप मुख्यमंत्री के रूप में सामने आते। तो डबल इंजन की सरकार तो है ही नहीं, अब तो इंजन एक है। और ये भी मानना पड़ेगा अभिषेक कि
जो अशोक गहलोत ने तय किया, जो अशोक गहलोत ने ठाना कि अमुक व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाना, वो नहीं बना, या पान के चले। तो सर इसकी यहाँ पर एक भी बात और समझना जरूरी हो जाती है कि सारे उपचुनाव जो हैं वो जीती है कांग्रेस, पंचायत चुनाव हों चाहे उपचुनाव हों, विधानसभा की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और उस नाते या और कोई उसके मायने हो सकते हैं कि डोटासरा को जो है वो काबिज रखा गया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर। तो सत्ता की आपने बात कही कि डबल इंजन नहीं होगा, सत्ता में संगठन की अगर बात करें तो संगठन में उन्हें काबिज रखा गया है, तो संगठन में आपको लगता है कि कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है की पोस्ट पर? देखिए, अभी तो संगठन को खड़ा ही करना है डोटासरा को, जो खुद उन्होंने कहा कि हमारे जिलाध्यक्ष बनेंगे, हमारे दूसरे लोग, क्योंकि अभी सारा काम एडोक हो रहा है। जब से सचिन पायलट की बर्खास्तगी हुई तब से एक भी संगठन का न तो जिला संगठन एक्टिव है, न ब्लॉक संगठन एक्टिव है, और प्रदेश कार्यकारिणी तो जो थोड़ी बहुत बनी थी वही है, लेकिन एक्टिव कोई भी नहीं है। तो पहला काम तो, अगर आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आप मिशन 2023 देख के चल रहे हैं, तो पार्टी को सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करना होगा। और दूसरा, जो आज कहा, जो डोटासरा ने खुद कहा कि हमारे मंत्री जो है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठेंगे, वहाँ के संवाद करेंगे। अब संवाद किससे करेंगे? जनता तो पार्टियों के मुख्यालय में जाती नहीं है, इसका मतलब आप कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करेंगे। तो यहाँ ये जो जनता दरबार का जो एक तरह से परिपाटी बन गई मंत्रियों की, वो केवल औपचारिकता बन के रह गई। आप देखिए, जो लोगों के काम करते हैं उनके यहाँ भीड़ लगी रहती है, जो काम नहीं करते उनके यहाँ कोई कुछ नहीं कहता। और सोशल इंजीनियरिंग के साथ अगर महिलाओं की प्रतिनिधित्व की बात करें तो इस बार ज़्यादा हैं या वही सब कुछ है? देखिए, निश्चित रूप से कम अशोक गहलोत की इस कैबिनेट में तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व ठीक हुआ है। और इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो केवल एक जो राज्य मंत्री के रूप में ममता भूपेश कैबिनेट में थी, मंत्रिमंडल में थी। और अब अगर आप जाहिदा को भी गिने, शकुंतला रावत को भी गिने, तो ये संख्या और बढ़ गई है। हालांकि जितनी विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के पास, उसमें ये पर्याप्त नज़र नहीं आता, लेकिन चूँकि सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती है, सबको अपनी अपनी मांग होती है, तो जाहिर तौर पे जो मुख्यमंत्री ने किया वो काफ़ी सोच समझ के किया होगा। और मैंने शुरू में ही कहा कि ये जो फैसला है, ये भले ही दोनों को बैठा के लेने की बात हुई हो, लेकिन सूची बेसिकली ये आला कमान की सूची है, और आला कमान ने जो नाम तय किए हैं वही लोग इसमें सामने आए। आप हमारे साथ हैं राजेंद्र जी, क्या कहेंगे? आज जो गठन हुआ है, पुनर्गठन हुआ मंत्रियों का, उसमें क्या लगता है? देखिए, पारासर जी की जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे सीट नेतृत्व ने जो राजस्थान के अंदर दलित, पिछड़ों, आदिवासी, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, किसानों, सबको प्रतिनिधित्व देने की जो उनकी हमेशा से रही है, हमारी कांग्रेस की परंपरा रही है सबको साथ लेकर चलने की, जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत ही काबिले तारीफ है। और इसके लिए तारीफ पूरे मतलब मीडिया जगत से और सब जगह से आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन अभी तो बड़ा फैसला और करना है राजेंद्र जी। सरकार को अभी तो विभाग बांटने हैं, मुख्यमंत्री को विभाग बांटने हैं, वो जब आएंगे तब क्या और असंतोष नहीं भड़केगा? नहीं, ऐसा पारासर जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह तीसरा कार्यकाल है, और जिस तरीके से संवाद और समन्वय का उनका अपना एक तरीका है, उस तरीके के साथ में वो सबको साथ लेकर चलने में कामयाब होते हैं। और वही चीज़ उनकी रहती है कि योग्यता के अनुसार और अनुभव के आधार पर वो सबको अपनी अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से वो देंगे। तो यहाँ ये कहना कि विभागों के वितरण के बाद में, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि विभाग वही है जो पहले से मंत्रालय थे, उनमें से जो एडिशनल पोर्टफोलियोज थे वही लोग इधर से उधर होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि अभी पूरा का पूरा जैसे ये है फेरबदल, तो इसमें विभाग इधर से उधर होंगे, क्योंकि 3 जो बड़े मंत्री थे, जैसे स्वास्थ्य विभाग है तो वो संगठन में मतलब गुजरात के प्रभारी महासचिव बन के गए हैं, जैसे हरीश चौधरी जी हैं, राजस्व का बड़ा पोर्टफोलियो था। शिक्षा मंत्री माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जो कि प्रदेश के मुखिया हैं संगठन के, तो उनके सबके और इन सब की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। आपने अगर देखेंगे तो शिक्षा के अंदर राजस्थान ने बेहतर प्रदर्शन किया, चाहे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम शिक्षण संस्थान खोलने की बात हो सरकारी क्षेत्र में, तो हम सभी जुड़ेंगे आपसे भी।